नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक पंजाब के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में किसने की 2 पंजाबी भाइयों की गोली मारकर हत्या। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास कार्यक्रम में अमित शाह समेत देश भर के किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया। जंतर मंतर पर पुलिस पहलवानों के बीच क्यों हुई झड़प। इस बुलेटिन में दिखाएंगे पंजाब से जुड़ी हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। एससीओ के मंच पर हिंदुस्तान का ग्लोबल पंच। रूस चीन के विदेश मंत्रियों से जयशंकर की 1 to 1 सीमा और शांति पर सीधी बात। कल बैठक का दूसरा दिन, ग्रुप में होगी मुलाकात। एससीओ डिनर के दौरान बिलावल भुट्टो और विदेश मंत्री एस जयशंकर का हुआ आमना सामना। दोनों ने मिलाए हाथ। औपचारिक मुलाकात का नहीं कोई प्लान। बजरंगबली को मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी का पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ। डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस। डीके शिव कुमार का बयान, पूरे राज्य में बनवाएंगे पवन पुत्र के मंदिर। मणिपुर में स्थिति काबू में करने की कोशिश में सरकार। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर। सुरजेवाला का वार। राज्य में फेल है बीजेपी सरकार। बद्रीनाथ के बाद सलंग में जबरदस्त लैंडस्लाइड। हाईवे पर रुका रास्ता। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन टूटा ग्लेशियर। पोर्टलैंड शहर में बीच सड़क पर एक शॉपिंग मॉल के बाहर 2 पंजाबी लड़कों की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले दोनों युवक भाई थे। पंजाब के कपूरथला से पोर्टलैंड शहर आकर एक स्टोर चला रहे थे। आरोप है हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका ही पार्टनर है। पोर्टलैंड शहर में सनसनीखेज वारदात। बीच सड़क पर 2 पंजाबी भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या। कपूरथला में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। ये तस्वीरें 32 साल के दिलराज सिंह और 26 साल के गुरिकबाल सिंह की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक शॉपिंग मॉल के बाहर दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक कपूरथला के रहने वाले ये दोनों भाई पोर्टलैंड शहर में एक स्टोर चलाया करते थे। पिछले काफी समय से दोनों भाइयों को अपने पार्टनर के साथ विवाद चल रहा था। आरोप है कि इनके पार्टनर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर गोलियां बरसा दी, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता ही है, पूर्ति ਆਪਾਂ नहीं कर सकते। 26 साल के गुरिकबाल सिंह की हाल ही में सगाई हुई थी और इसी साल के आखिर में उसकी शादी होने वाली थी। परिवार वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस बीच बेटे की मौत की खबर से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही आरोपियों को उनके किए की सजा भी मिलेगी। कपूरथला से सुकेत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास हुई। पैतृक गांव बादल में आयोजित समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश भर के बड़े नेता पहुंचे। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी नेताओं ने बादल के साथ बिताए समय को याद किया, उनके साथ अपने अनुभव जो उन्होंने साझा किए थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि भाईचारे का सरदार चला गया।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव बादल में एक बार फिर जनसैलाब उमड़ा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले अंतिम अरदास कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए और अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अमित शाह ने प्रकाश सिंह बादल के साथ बिताए लम्हों को याद किया और उनसे जुड़ी यादों को साझा किया। अमित शाह ने कहा कि सिखों ने अपना सिपाही और किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द और देश ने एक देशभक्त को खो दिया है। उन्होंने नए पंजाब की नींव डालने का श्रेय भी प्रकाश सिंह बादल को दिया। हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। अंतिम अरदास कार्यक्रम में हर कोई भावुक था। हर किसी की जबान पर प्रकाश सिंह बादल से जुड़े किस्से थे। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद करने में लगा था। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान पायलट ने भी प्रकाश सिंह बादल को राजनीति में सभी के लिए एक मिसाल बताया। उनकी सादगी, विनम्र शैली और उनके योगदान को याद किया। देखिए, बादल साहब को आज हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और मैं समझता हूँ कि अपने जीवन के 70 साल उन्होंने राजनीति में दिए और वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया वो हम सबके लिए एक मिसाल है। और उन्होंने पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति में, देश में अपना नाम कमाया था और एक बड़े सरल भावी, सादगी और विनम्र शैली वाले व्यक्ति थे। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने अंतिम अरदास कार्यक्रम में बंदी सिखों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बादल साहब की एक इच्छा बंदी सिखों को रिहा करवाने की भी थी। आज गृह मंत्री सामने हैं, उनके पास ताकत है, उन्हें बंदी सिखों के लिए फैसला लेना चाहिए। श्री अमित शाह जी बैठे आ, सुभागा समा कई बारी मिलता, कई बारी नहीं मिलता। सरदार प्रकाश सिंह बादल होना दी इच्छा सी कि मेरे जिਉਂਦੇ जी आ ਜਿਹੜੇ बंदी सिंह साडे बैठे आ 1984 तो बाद वाले, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 12 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਰ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। सुखबीर बादल ने अंतिम अरदास में शामिल हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान सुखबीर बादल अपने पिता प्रकाश सिंह बादल के बारे में बोलते हुए भावुक भी हो गए। प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को 95 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन उनके चाहने वाले लाखों लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कल रात इस मामले में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट भी ऐसा कि पूरे दिन इसे लेकर हंगामा रहा। दरअसल कल रात पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। एक पहलवान को चोट लगी, 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आई। आधी रात को हाई वोल्टेज हाथापाई का कारण आखिर क्या था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। यह दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। दुनिया भर के अखाड़ों में दुनिया भर के रेसलर्स को पटखनी देकर देश का नाम रोशन करने वाली बेटी पूछ रही है कि क्या ये दिन देखने के लिए हमने जीते थे मेडल। है किसी की आंख में ताप जो जवाब दे सके। यह दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए। उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है,
इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। दिल्ली का जंतर मंतर रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान के नीचे इंसाफ की आस में बैठे खिलाड़ियों पर कहर था ये सब। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने हैं जिसमें खिलाड़ियों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, हाथापाई हो रही है, झड़प हो रही है। खिलाड़ियों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी धर्मेंद्र कुमार ने दिनेश फोगाट को गालियां दी, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पीटा। बहुत दुख हो रहा है। सबर का जो काम ब्रजभूषण का होना चाहिए वो हमारे साथ में कर रहे हैं। उससे भी इतने नीचे लेवल पे, जैसे ब्रजभूषण नीचे लेवल पे गिर रहा है, ऐसे दिल्ली पुलिस नीचे लेवल पे गिर रही है। हर तरीके से हमें दबाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ियों का आरोप है कि नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने जुल्म की हदें पार कर दी थी। ऐसे हालात थे कि सभी खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, हम बैट लेके आ रहे थे अंदर, बैट ले आने के लिए सब जबरदस्ती धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं सभी को। दिल्ली पुलिस के एक धर्मेंद्र क्या नाम है, मारपीट हुई है आपके साथ। हम बैट लेके आ रहे थे, क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे, बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बैट लेके आ रहे थे। मगर पुलिस इस बात से इनकार करती है कि किसी पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो स्मेल ऑफ अल्कोहल है उसमें अल्कोहल नहीं पाई गई है, जो एमएलसी की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन बवाल हुआ क्यों, उसे समझिए। पुलिस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बगैर किसी इजाजत के धरना स्थल पर फोल्डिंग और चारपाइयां लगवाने लगे थे। पुलिस ने उनके समर्थकों को रोका तो झड़प शुरू हो गई और इसी झड़प में कुछ लोग घायल हो गए। घटना के बाद पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉर्ट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थी, उनको भी चोट आई है और ये कल का मामला ही है। उधर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, सुप्रीम कोर्ट के चलते इन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई, तो अभी तक वो जो माइनर लड़की है उसके स्टेटमेंट्स तक रिकॉर्ड नहीं करे दिल्ली पुलिस ने। क्यों स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, जो कल हुआ वो निंदनीय है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। पहलवान जो हमारे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में किया है, उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो मांग लेके बैठे हैं उनका न्याय मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर हुआ फसाद पूरे देश ने देखा। अब खिलाड़ियों ने मांग की है कि अगर ब्रजभूषण और शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना मेडल वापस कर देगी। वहीं कल के बवाल को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब जंतर मंतर पर पहले से ज्यादा सतर्क है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते मौसम का मिजाज बदला तो पारा 10 से 15 डिग्री नीचे आ गया। लोगों को मई महीने में चिलचिलाती गर्मी से छुट्टी मिली, पर इस बारिश से पंजाब के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों को हुए नुकसान की पड़ताल करती है हमारे सहयोगी मंजीत सहगल की ये विशेष रिपोर्ट। ऐसा कम ही होता है जब मई के महीने में तपाने वाली गर्मी की जगह बारिश की बूंदें आसमान से गिरती है। इन बूंदों के गिरने से आम आदमी गर्मी से तो निजात पा जाता है, पर इस देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान के लिए ये बूंदें राहत कम, आफत ज्यादा साबित हो रही है। बेमौसम बारिश की वजह से कई किसानों ने खेतों में अपना काम रोक दिया है, क्योंकि बारिश से अनाज को और नुकसान होगा। ये हैं हरप्रीत सिंह, जो 15 एकड़ में गेहूं की फसल बोते हैं। हरप्रीत बताते हैं इस साल गर्मी, बारिश और तूफान के चलते उन्हें करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले जहां 20 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुआ करती थी, वो इस बार घटकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। मैंने अब की बार 15 एकड़ में गेहूं की फसल बोई थी।
कम से कम आधे का नुकसान होया। कहाँ 20 निकलता था पहले, ये 10 क्विंटल निकला अपना। पहले बारिश हुई, जब दाना अंकुर पड़ा हुआ था वो नीचे बिछ गया जी बिल्कुल। उसके बाद फिर बारिश पड़ी, वो नीचे पड़े हुए दाना बिल्कुल काला पड़ गया जी। अच्छा, जो हम कटाई कराते थे लेबर ने भी ऐतकी पैसे डबल लिए, मशीन वालों ने भी पैसे डबल लिए। जैसे पहले हमारे 1000-1200 में कटाई हो जाती है, तो 25-25 रुपया कपैन वालों ने लिया एकड़ का जी। किसानों का कहना है कि खराब हुई फसलों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया था, पर 1 महीना बीत जाने के बाद भी ज्यादातर किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। अब फसल जी आंधी मीह तूफान, ज़्यादा बारिश जब पहले सर्दी में होनी थी तब तो हुई नहीं। जब लास्ट में फसल पकने के टाइम ज़्यादा हवा चली जी, ज़्यादा तूफान आया, बारिश भी ज़्यादा पड़ी जी। ज़्यादा बारिश पड़ने का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा मुआवजे का। आपको कब से इंतजार है मुआवजे का? वह मुआवजा जी हमें महीना हो गया लगभग, देख दो 2-3-4 तारीख से सर्वे कर रखे था यहाँ पे लेके सर्वे करके, पर अभी तक कुछ नहीं आया जी। कितना का नुकसान होगा? अद्ध का नुकसान हो गया जी। अच्छा, तो कोई सरकारी मदद मिली? कोई नहीं मिली जी। पिछली बारी मिली? पिछली बारी भी नहीं मिली। सर्वा कर ले जां दिंदे है नहीं, भेजते है नहीं। अच्छा, सर्वे वाले की कहते? वो तो कहाँ भी भेजूंगे, पहला भी करके ले गए। 15-20 दिन हो गए इस खेत में, कोई नहीं आया मुड़का। अच्छा, सरकार ने क्या मदद करी अभी तक? अभी तक तो कुछ करा नहीं है। अच्छा, तो आपका सर्वे वगैरह हो गया? हाँ, सब कुछ होया भाई, ना कोई अभी तक आया कुछ, ना कुछ हाँ जी। पंजाब में किसानों की यह हालत सिर्फ गेहूं की बुआई करने वाले किसानों की नहीं है। सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसान भी मौसम की मार से बुरी तरह परेशान है। अमरजीत जी, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 20% ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 17-18 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 13-14 12 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਥੇ ਝੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-4 5-5 ਕੁਇੰਟਲ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੂ ਸੀਗਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆਲੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੀਂਹ ज़्यादा पै गया, बारिश हुई है। आंकड़े बताते हैं कि ये लगातार दूसरा सीजन है जब रबी की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कृषि राज्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल पंजाब में कुल अनुमानित उपज 170 से 175 लाख टन से 15 से 20% घटकर 145 से 150 लाख टन हो गई है। केंद्र सरकार ने इस साल 80% तक क्लस्टर वाले गेहूं को और 18% तक सुकड़े टूटे गेहूं की खरीद की अनुमति दी है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार से मिली छूट के बावजूद किसानों को गेहूं की फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर MSP से कम रेट पर इन्हें खरीदा जा रहा है। अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश होने की जो भविष्यवाणी की है, और इससे हालांकि ज़्यादातर फसल कट चुकी है, लेकिन कुछ किसानों ने जिन्होंने अभी तक फसल काटी नहीं है, खेतों में खड़ी है, उनकी फसल और ज़्यादा बर्बाद होगी। मंडियों की बात कर लें तो मंडियों में भी जो फसल है वहाँ पर उसे ढकने के इंतजाम बहुत कम है, और जो फसल पकी हुई मंडियों में पहुँची है उसके भी भीगने के आसार बन गए हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहाँ पर गेहूं की फसल को कुदरत की मार पड़ी है और किसान नुकसान झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। पंजाब पुलिस के सिपाही के जुनून की दास्तां सुनी, जिन्होंने गांव की बेटियों को नेशनल लेवल का क्रिकेटर बनाना अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लिया, और आज जिद और जुनून का परिणाम है पंजाब के एक छोटे से गांव की 3 बेटियां अंडर 19 में सेलेक्ट हो चुकी हैं। अपने इस जुनून के लिए गुलाब सिंह ने अपने खेत को ही क्रिकेट ग्राउंड में बदल डाला। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, ना ही क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड है, लेकिन क्रिकेट का खेल जोरों पर है। 9 से 14 साल के बीच की करीब 18 बेटियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए जोर शोर से अभ्यास में जुटी हैं। मैं अंडर 19 भी खेली हूँ और अंडर 15 स्टेट कैंप में भी सिलेक्ट हुई, और अब पटियाला में डिस्ट्रिक्ट में। मैं अंडर 19 तक खेली हूँ, अब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अंडर 19 तक खेली हूँ। कैसी ट्रेनिंग होती है? आप क्या क्या करते हो यहाँ ट्रेनिंग में, थोड़ा बताओ।
हाँ, मैं बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग करती हूँ। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है यहाँ। पंजाब के पटियाला जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर धारोंकी गांव में क्रिकेट के गुर सीख रही इन बेटियों का सपना भारत के लिए खेलना है और इन बेटियों को ये सपना दिखाया है पंजाब पुलिस में सिपाही गुलाब सिंह शेरगिल ने। खेतीबाड़ी से होने वाली आमदनी और सैलरी की मदद से इन बच्चियों को ट्रेनिंग वो दिलवा रहे हैं। कैसे इस मिशन की शुरुआत हुई, आइए गुलाब सिंह से ही जानते हैं। जितना भी खर्चा है किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। कितनी दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं और आसपास के गांव से भी आते हैं? हाँ, जो 2 गांव के बच्चे हैं। एक हाँ हमारा साथ वाला गांव है, तो एक हमारा ये धारोंकी गांव है। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ? अभी 18 बच्चे हमारे पास। इंडियन क्रिकेटर मुन्ना पटेल का गांव है, अहमदाबाद बड़ौदा से आगे, वो 40 किलोमीटर दूर है बड़ौदा से, गाँव में से है ना। तो जब हम कटाई करने उस गांव में गए तो जाते जाते उस गांव का ग्राउंड हमारी नज़र पड़ा। हम चला रहे थे उसको हार्वेस्टिंग कंबाइन को, तो कटाई करते उसके खेत में बैठ के हम बस यही सोचे जा रहे थे भी ये गांव शहर से कितनी दूर है, कितना अच्छा प्ले ग्राउंड है। तो वहाँ से फिर हमने आइडिया लेके आए, वो 2012 की बात है। तो हमने सोचा यहाँ से जाके तो हम अपने गांव में ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे। गुलाब सिंह को क्रिकेट अकादमी खोलने का विचार तो 2012 में ही आ गया, लेकिन अकादमी खोलने में उन्हें 7 साल लग गए। गांव में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, लिहाजा कोरोना काल के दौरान 2019 में गुलाब सिंह ने अपने 1 एकड़ के खेत को ही क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया। गांव की बेटियों की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाला NIS क्वालिफाइड कोच अभिषेक जलोटा ने। पहले तो मुझे लगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो जाएगी, बट फिर उन्होंने मुझे जब यहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा, मैंने बच्चों का माहौल देखा, बच्चों में पोटेंशियल देखा, तो फिर मैंने सोचा मैं शाम को यहाँ पे जरूर आया करूँगा। तो जब भी मैं PPS से फ्री होता था तो साथ के साथ यहाँ पे आ जाता था, बच्चों के साथ मन लग जाता था, बच्चों को सीखने को मिलता था। महज 3 साल की ट्रेनिंग में ही बेटियों ने अपने हुनर का लोहा बनवाया। अंडर 19 में संगरूर की ओर से इनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। सभी लड़कियां 8 से 13 साल की उम्र की थीं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन होते हैं उसमें से 3 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट संगरूर की तरफ से खेले अंडर 19। उस समय 2021 में अंडर 19 का ही पहला स्टेप था वुमेन क्रिकेट का। अंडर 19 टीम संगरूर की तरफ से हमारे 12 साल के थे तब ये बच्चे, तब उन्होंने प्ले किया। बेटियों को नेशनल लेवल का क्रिकेटर बनाने के मिशन में आज गुलाब सिंह का पूरा परिवार जुटा हुआ है। मां हरजीत कौर बेटियों की देखभाल करती हैं, तो बहन जसवीर कौर इन लड़कियों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाती हैं। हर किसी को उम्मीद है कि ये बेटियां आने वाले समय में गांव का ही नहीं पूरे पंजाब का नाम क्रिकेट जगत में रोशन करेंगी। और आइए अब देखते हैं पंजाब के कोने कोने से आई कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। बारिश पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर ने डिब्रूगढ़ जेल पहुंचकर उससे मुलाकात की। अमृतपाल की फरारी के बाद से ये दोनों की पहली मुलाकात थी। इस दौरान किरणदीप के साथ SGPC के सदस्य और वकील भी मौजूद रहे। इसी साल फरवरी में अमृतपाल ने किरणदीप कौर से शादी की थी। IPL में मुंबई इंडियंस की जीत की दुआ करने के लिए देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बुधवार देर रात गोल्डन टेम्पल पहुंची। अपनी टीम मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनकर वे गोल्डन टेम्पल परिसर में दाखिल हुई। नीता अंबानी ने उस समय गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका जब मुंबई इंडियंस की टीम पंजाब किंग्स 11 के साथ मैच खेल रही थी। पाकिस्तान से एक भारतीय कैदी का शव बाघाटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचा। मृतक विपिन कुमार मानसिक रूप से बीमार था और 9 साल पहले वो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। प्रोटोकॉल ऑफिसर अरुण महल ने बताया कि शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक के पुराने साथियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय इनकलाबी मार्क्सवादी पार्टी ने पठानकोट में लालचंद कटारू चक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए और लालचंद कटारू चक को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों के पक्ष में पंजाब के किसानों ने भी आवाज उठाई है। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम पंजाब के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपे। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फरीदकोट में एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5000 नशे की गोलियां बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है। नशे की ये गोलियां मंडियों में लेबर और मजदूरों को सप्लाई होनी थी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।